आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण। ठीक है, पिछले क्लास में हम समझ चुके हैं इसके दो प्रकार के वर्गीकरण को, जो कि था हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरिन का वर्गीकरण, और कार्बन के डिग्री के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण था। अब हम यहाँ पे तीसरे वर्गीकरण को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है संकरण के आधार पर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण ये तीन टाइप से किया जाता है। तीन टाइप से किया जाता है, जिसमें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर किया जाता है उसका वर्गीकरण, हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी किया जाता है। उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण किया जाता है, और ये काफ़ी आसान है यहाँ पे इसका वर्गीकरण करना भी और समझना भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना रहता है, फर्स्ट ईयर के ये केमिकल बॉन्डिंग में आता है। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट में समझेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है कि जब दो या दो से अधिक कक्षक, ये होता है परमाणविक कक्षक, जो कि समान ऊर्जा वाले हो सकते हैं, ये समान ऊर्जा वाले ही रहते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक कक्षक आपस में सम्मिलित होते हैं, मतलब उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिक्स होना। ठीक है, तो आपस में जब सम्मिलित होते हैं, मिलते हैं या टकराते हैं, ठीक है, तो उससे एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, उससे एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये दोनों टकराएंगे, अगर आपस में ये टकराएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो हमारा जो पार्ट है यही हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये जो टकराने से जो बना हुआ है यही हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ हमारा, संकरित कक्षक जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे दो हम कक्षक लिए हैं, लेकिन यहाँ पे दो या दो से अधिक कक्षक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे केवल दो ही रहेगा ये निश्चित नहीं है, यहाँ पे कितना आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए भाषा बनाया जाता है कि जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में सम्मिलित होते हैं या आपस में ओवरलैप करते हैं, तो इससे एक नए कक्षक का निर्माण होता है। अब नया कक्षक बनाने के लिए यहाँ से साइड जो इसका जो नहीं काम का चीज़ है, इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक नया कक्षक बन के तैयार हुआ। ठीक है, और यही बॉन्डिंग बनाने का काम करता है यौगिकों में, परमाणुओं के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले परमाणु के कक्षक आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं उसको हिंदी में। और यह जो हमारा प्रक्रिया है, ये जो हमारा संकरण कराने का जो संकरित कक्षक बनाने का जो प्रक्रिया है, इसको हम संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आप भाषा थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। इसके लिए सबसे जनरल जो फार्मूला होता है, ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज़ को शॉर्टकट में समझ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे बात इसके बारे में नहीं करेंगे। इसका जो संकरण का जो फार्मूला होता है, संकरण का, ये होता है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर का मतलब होता है कि ऐसा जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्म होता है। ठीक है, ऐसा जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु पर सिर्फ लगा रहता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बस वो इस्तेमाल रहता है, वो किसी बॉन्डिंग बनाने के काम में नहीं आता है। जैसे ऑक्सीजन का कै गो बॉन्ड होता है, दो गो बॉन्ड होता है दो तरफ, इसके पास जबकि 6 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 6 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एगो इधर लगाया है, एगो इधर लगाया है, और 2 गो लगाया, तो 4 गो इसके पास बचा ना। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इधर किसी के साथ बॉन्डिंग शेयर कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर किसी के साथ बॉन्ड शेयर कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर बना ही देते हैं इस तरीके का। ठीक है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो रहा है। इसके पास जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो है 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम इस तरह से लगा देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बस इस पे लगल रहता है, जो कि इसके अस्थायित्व को दर्शाने के लिए भी काम आता है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहता है, परमाणुओं के पास जो इस तरह का इलेक्ट्रॉन रहता है, जो किसी बॉन्डिंग बनाने के काम में नहीं आ रहा है, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर का एगो है 2 गो, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 कहेंगे, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बात करता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि ये जो संकरण होता है, ये संकरण हमेशा ही किसी भी यौगिक के स्ट्रक्चर के जो बीच में होता है, बीच में जो परमाणु रहता है उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं, ठीक है। और उस केंद्रीय परमाणु का ही हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये किनारे वाले का बिल्कुल नहीं निकालते हैं हम। जब भी अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं तो सेंट्रल एटम का बात करते हैं। सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु का ही हम हमेशा निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण निकालते हैं, ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है वही असली में फिगर बनाने का काम करता है, ठीक है, वही संरचना बनाने का काम करता है। कि किसी यौगिक का संरचना किस टाइप से होना चाहिए वो डिपेंड करता है किस पे, सेंट्रल एटम पे, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल एटम का ही हम हमेशा संकरण निकालते हैं और इसी के आधार पे इसका संरचना भी तय होता है, इसका शेप, ज्योमेट्री सब कुछ तय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसलिए अगर यहाँ पे निकालना चाहें, जैसे ये जल का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, जल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर हम संकरण निकालें तो संकरण डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा ना। संकरण निकालने के लिए हमको सबसे पहले संकरित कक्षक निकालना होता है, क्योंकि कि भाई इसमें संकरित कक्षक कितने हैं, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि संकरण वही होता है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक जब समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक जब आपस में टकरा कर एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं तो उसको हम संकरित कक्षक कहते हैं, ठीक है। और उसी संकरित कक्षक को बनाने की का जो क्रिया है उसको हम संकरण कहते हैं। तो इसलिए पहले यहाँ पे संकरित कक्षक को निकालना होगा यहाँ पे, तभी संकरण के बारे में हमको पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये संकरित कक्षक निकालने का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। ये है संकरित कक्षक बराबर, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये संकरित कक्षक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। हालांकि संकरण का अगर प्रकार जानेंगे ना तो संकरण कई टाइप का होता है। संकरण जो होता है ना ये कई टाइप का होता है, जैसे एसपी होता है, एसपी संकरण, ठीक है, ये एसपी संकरण। उसके बाद sp2 संकरण होता है, इसका हम मतलब भी समझा देते हैं आपको। sp2 संकरण होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद sp3 होता है, यहाँ पे हमारा 3 का काम है, ठीक है। उसके बाद sp3d होता है, उसके बाद sp3d2 होता है, उसके बाद sp3d3 होता है। ये अलग अलग के लिए होता है। अब इसमें संकरित कक्षक हम बता देते हैं। इसमें क्या आया है, s का एक ऑर्बिटल्स और p का एक ऑर्बिटल्स। ये s का एक ऑर्बिटल्स और p का एक ऑर्बिटल्स ये आपस में ओवरलैप किया है, मतलब ये आपस में इंटरमिक्स हुआ है, सम्मिलित होकर और एक नए कक्षक का निर्माण किया जिसको हम sp संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम sp संकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसमें कैगो, इसमें 2 ऑर्बिटल्स लगता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 संकरित कक्षक इसमें आ गया, ठीक है, s का एक और p का एक, ठीक है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे s जो s उपकक्षा sp-df ये 4 उपकक्षा होता है और उसी में अलग अलग टाइप से कक्षक बना रहता है, ठीक है। s में 1 कक्षक होता है, p में 3 कक्षक बना रहता है और d में 5 कक्षक होता है और फिर f में 7 कक्षक होता है। तो ये कक्षक के आधार पे ही चलता है। तो s यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 हाई ऑर्बिटल्स रहता है। 3 ऑर्बिटल्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि s का एक ऑर्बिटल्स और p का 2 ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाया है, 3 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे sp2 संकरित कक्षक बनाया है और इस प्रक्रिया को हम sp2 संकरण कहते हैं। ये इसका प्रकार भी होता है। इसके प्रकार में, इसका प्रकार का जो ये जो है ना प्रोसेस, इसको हम लिख सकते हैं कि sp संकरण लिख के डैश दे के, और इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब s के एक ऑर्बिटल्स और p के एक ऑर्बिटल्स आपस में सम्मिलित होते हैं
तो उससे बने नए कक्षक को हम sp संकरित कक्षक कहते हैं और यह प्रक्रिया sp संकरण कहलाती है। ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब s का एक ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक, s का एक ऑर्बिटल्स और p का दो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं मतलब सम्मिलित होते हैं, तो उससे बने नए कक्षक को हम क्या कहते हैं, sp2 संकरित कक्षक कहते हैं और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें क्या लगा हुआ है, s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जब s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक आपस में सम्मिलित होते हैं तो उससे बने नए कक्षक को हम sp3 संकरित कक्षक कहते हैं और यह प्रक्रिया sp3 संकरण कहलाती है। ठीक है। तो यहीं तक मेन होता है, ज़्यादातर यही 3 गो टाइप इसका लिखा जाता है एक प्रकार में। बाकी ये सब प्रकार को छोड़ दिया जाता है। ये बहुत सारा इसका प्रकार हो सकता है तो ये सभी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। हालांकि यहाँ पे बता देते हैं हम, ये सब जो संकरण है इसमें s का एक कक्षक लगा हुआ है, p के पास 3 को कक्षक होता है। ठीक है। तो 3 को कक्षक होता है तो इसलिए तीनों का तीनों यहाँ पे लग चुका है। तब p का जब समाप्त होगा तो भाई उसके बाद d का आएगा। ठीक है। तो d का कितना आया, इसमें 1 आया है, s का 1, p का 3 और d का 1 कक्षक यहाँ पे आया, जिससे कि बना हमारा कैगो 1 3 4 और 1 5। यहाँ पे संकरित कक्षक कैगो हो गया 5 गो। ठीक है। यहाँ पे अगर संकरित कक्षक का बात करेंगे तो 6 गो और यहाँ पे 7 गो संकरित कक्षक आता है और यहाँ पे 7 संकरित कक्षक मिल के आपस में और ये एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं sp3d3 संकरित कक्षक। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम sp3d3 संकरण कहते हैं। समझ में आ रही है। तो ये पूरा का पूरा संकरण का ये प्रकार भी होता है और ये संकरण निकालने का तरीका भी होता है। तो हम पहले संकरित कक्षक निकालेंगे जिसके आधार पर हम संकरण तय करेंगे। ये संकरित कक्षक पहले निकाल लेंगे, उसके आधार पर हम संकरण निकालेंगे। जैसे अगर संकरित कक्षक की संख्या अगर किसी के पास 2 आता है तो हम वहाँ पे उसके लिए sp संकरण लिखेंगे, लेकिन अगर 3 आता है संकरित कक्षक तो उसके लिए sp संकरण लिखते हैं। हाइब्रिडेशन उसका sp2 हो जाता है। ठीक है ना। और अगर 4 आता है, 4 अगर हमारा संकरित कक्षक आता है, संख्या संकरित कक्षक का, तो 4 आता है तो वहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा ना। ठीक है। तो हम यहाँ पे जल के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जल का जो है हम बताएं कि हमेशा सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडेशन आप निकालिएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम ही तय करता है कि उसका शेप स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। किसी भी यौगिक का शेप और स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ये सभी चीज़ें, उसका बॉन्ड एंगल, सभी चीज़ें तय करता है ये सेंट्रल एटम जो बीच में बैठा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके लिए अगर संकरित कक्षक निकालने का प्रयास करें, संकरित कक्षक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बंध और प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बंध के बारे में हम बता देते हैं। सिग्मा बंध जैसे ही किसी के पास सिंगल बॉन्ड होता है तो ये सिग्मा बंध कहलाता है, और जब डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड में सबसे पहले सिग्मा बंध बनता है और ये दूसरा वाला जो देखते हैं ये पाई बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड का ये काम रहता है कि ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक ये आसानी से जा सकता है। ठीक है। ये आसानी से ट्रेवल करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें एगो सिग्मा हो जाता है और एगो पाई बॉन्ड होता है। मतलब बॉन्ड दो ही टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यौगिकों के बीच में 2 ही टाइप का बॉन्ड बनता है। ठीक है। और इसमें अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो ऊपर वाला जो रहता है ये सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड रहता है और ये दोनों जो नीचे वाला है ये दोनों पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें पाई बॉन्ड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो हम सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा समझ गए। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो अगर हम संकरित कक्षक निकालते हैं इस ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड इसके पास कितना है, देखिए इधर भी सिंगल बॉन्ड बनाया, इधर भी सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 गो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, 2 गो सिग्मा बॉन्ड है प्लस। उसके बाद लोन पेयर इसके पास कितना है, लोन पेयर एगो नीचे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है ना यहाँ पे, फिर ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 2 गो संकरण, 2 गो यहाँ पे लोन पेयर हो गया। तो 2 2 4 हो गया हमारा, मतलब संकरित कक्षक कै गो आया, 4 गो। और संकरित कक्षक 4 के लिए हम क्या sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन
sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने का ये प्रोसेस रहता है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम SO2 का बात करें, SO2 जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड रहता है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का निकाले तो इसका कुछ फिगर आप शुरुआत में इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, और इस सल्फ़र के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो फिगर बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनुसार बनता है, तो सल्फ़र जो होता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसके पास लगा हुआ है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी किया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास इसके साथ साझेदारी किया है। तो ये क्या किया, 2 2 4 को कर लिया, इसके पास बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा वैलेंस शेल में। तो ये लोन पेयर के रूप में लग जाएगा, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस अब है नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए अगर हम हाइब्रिडेशन का निकालने का बात करें तो पहले संकरित कक्षक निकालते हैं। संकरित कक्षक बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। तो इसके पास सिग्मा कितना है, हम बोले हैं कि डबल बॉन्ड में पहला जो होता है वही सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। तो इसमें यहाँ पे एगो सिग्मा है, यहाँ पे भी एक सिग्मा है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद लोन पेयर इसके पास कितना है, एक ही लोन पेयर है। लोन पेयर कितना है, एक एगो लोन पेयर है, क्योंकि एक एक के पास एक एगो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल संकरित कक्षक कितना हुआ, 3। तो इसके लिए संकरण कितना आ जाएगा हमारा, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 3 के लिए S का एगो आएगा और P का 2 आएगा। S कक्षक एगो आएगा और P का 2 आता है। S कक्षक एगो होबे करता है, मतलब S उप कक्षा में एक एगो मतलब खंड बनता है, जिस खंड को हम कक्षक कहते हैं। वो खंड टाइप के हम बना के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा संकरण। तो यहाँ पे हम जो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण करेंगे, वो सबसे पहला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के भी आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। फिर sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ये तीनों टाइप से इसका वर्गीकरण करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं ताकि उसको बता दे। अब ये समझ में आ गया। अब आप अलग अलग यौगिकों का अलग अलग टाइप से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का क्लास करना होगा। फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को हम बताएंगे। हालांकि इतना काफ़ी है इसको समझने के लिए, काफ़ी बता दिया इसमें समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं अब इसके वर्गीकरण को। ठीक है, हैलो एल्केन और हैलो एरिन का वर्गीकरण करते हैं संकरण के आधार पर। और संकरण में भी 3 टाइप का जो संकरण होता है, sp3, sp2 और sp, तो उसके आधार पर इसका हम संकरण करते हैं। तो हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का जो वर्गीकरण होता है sp3 के आधार पर ये 3 टाइप का होता है। sp3 के आधार पर ये 3 टाइप का हो जाता है और sp2 के आधार पर ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि ठीक रहेगा। sp3 के आधार पर ये 3 टाइप का हो जाता है। पहला जो होता है इसमें एल्किल कह सकते हैं इसको, या इसको एल्कनिल भी कहा जाता है। एल्किल या इसको हम एल्कनिल कह सकते हैं। एल्कनिल, ठीक है, एल्कनिल हैलाइड इसको कहते हैं। हैलाइड या हैलो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड। और दूसरा जो हो जाता है ये एलिलिक हो जाता है। दूसरा एलिलिक हैलाइड। और जो तीसरा हो जाता है ये होता है बेंजाइलिक। ये तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है। बेंजाइलिक हैलाइड। और ये इसमें हो जाता है, ये 2 टाइप का होता है। ये दो टाइप का हो जाता है। इसमें ये सिंपल है, ये हो जाता है विनाइल हैलाइड, उसके बाद फिनाइल हैलाइड।
ये काफ़ी सिंपल है। विनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, तो ये हो जाता है प्रोपार्जिलिक। प्रोपार्जिलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये इसका एक ही टाइप होता है। तो यहाँ पे ये sp3 के आधार पे 3 टाइप का होता है, तो इसके आधार पे भी हम याद कर सकते हैं। इसके आधार पे 2 टाइप का हो जाता है, तो ये ट्रिकली ऐसे याद रख सकते हैं कि ये sp2, तो 2 का मतलब ये 2 टाइप का होगा, और sp का मतलब है कि ये एक ही टाइप का होगा, और sp3 का मतलब ये 3 टाइप का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम इसको बारी बारी से समझते हैं कि ये एल्किल हैलाइड या एल्केनिल हैलाइड होता क्या है, ठीक है। और तो एल्केनिल हैलाइड या एल्डिक हैलाइड, इसका सबका डिफिनीशन बनता है, ये sp3 के आधार पे है, तो ये sp3 के आधार पे ही इसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम एल्किल हैलाइड का बात करेंगे, तो एल्किल हैलाइड में वैसे हैलाइड, चाहे जब देखिए, जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केनिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन से इसमें जुड़ा रहता है, sp3 हाइब्रिडेशन वाले कार्बन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल देखें, तो CH3 CH2, यहाँ पे X की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल ले, यहाँ पे कितना ही बड़ा श्रृंखला हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये एल्किल हैलाइड का ये एग्जांपल है। अगर हम हाइब्रिडेशन निकालने जाते हैं, हम इसका थोड़ा सा बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा रहता है, ठीक है। हाइब्रिडेशन इस तरीके से जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पे देखना, देखिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि सबसे पहले हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखिए कि वो कौन सा हाइब्रिडेशन बना रहा है, ठीक है। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, इसका संकरण निकालेंगे, तो संकरण निकालने के लिए क्या हो जाता है, सिग्मा बंध और प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड इसके पास कितना है, 1 2 3 4, इसके पास सिग्मा बंध 4 है। लेकिन लोन पेयर अगर बात करते हैं, तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे लोन पेयर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे संकरित कक्षक कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, इसलिए 4 के लिए क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि अगर हैलोजन परमाणु अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़ रहा है, तो हम sp3 के आधार पर उसका वर्गीकरण को पहचानेंगे। अगर वो sp2 संकरित वाले कार्बन से जुड़ रहा है, तो उसको हम इसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे। और अगर sp के आधार पर, मतलब उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp आ रहा है, ठीक है, तो हम sp के आधार पर हम उसका पहचानेंगे, ठीक है। ये पहचानने का मेथड होता है कि सबसे पहले हैलोजन परमाणु या किसी भी ग्रुप को से जुड़े हुए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम तय करते हैं कि हाँ, हमको किस टाइप से चलना है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें अगर पहचानने के लिए दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे सभी के आधार पे नहीं चलना रहता है। यहाँ पे बस देखना रहता है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है, मतलब इसमें जो इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही उसका हम वर्गीकरण करते हैं और उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आएगा, तो हम इसके आधार पर चलेंगे। ये तीनों में से कोई हो सकता है वो कार्बन का श्रृंखला। अगर sp2 आएगा, तो हम इसके आधार पे, ये दोनों में से कोई हो सकता है वो श्रृंखला, ठीक है। या तो वो विनाइल हो सकता है या फिनाइल हैलाइड हो सकता है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के आधार पे पहचानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एल्किल हैलाइड के बारे में। तो एल्किल हैलाइड क्या हो जाता है कि जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, और उसमें केवल इसमें एक चीज़ और कॉमनली होता है कि इसमें सभी जगह पे केवल सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे बेंजीन, कुछ भी होता ही नहीं है। ये केवल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का ये श्रृंखला बनता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन बन जाता है कि जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं या एल्कनिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एल्लिक का बात करें तो एल्लिक में भी ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग रहता है। ये एल्कनिल का एग्जाम्पल हो गया, आप इसमें एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हैं। इसमें ना तो डबल बॉन्ड बनेगा और ना ही बेंजीन आएगा, इसमें हमेशा ही ये एल्किल कंपाउंड ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम दूसरे वर्गीकरण का बात करते हैं। तो दूसरा जो वर्गीकरण है एल्लिक हैलाइड। एल्लिक हैलाइड का जो बनता है कि जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में, जब किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है और उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एल्लिक हैलाइड कहते हैं, उसको एल्लिक हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन ये sp3 संकरित कार्बन है, लेकिन इसके जो बगल वाला कार्बन इसमें जुड़ा रहता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये इस टाइप से रहता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये 2 ही रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके का रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित हो तथा इसके बगल वाला जो कार्बन हो वो डबल बॉन्ड से द्विया बंध से जुड़ा हो, तो उसे हम एल्लिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन इस टाइप से बन जाता है। हालांकि इसका डेफिनेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डेफिनेशन कभी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ये जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल पहचानने का, ये कहीं पे भी एग्जाम्पल पहचानने का एकमात्र मेथड है कि हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो कार्बन रहता है उसके बगल का जो कार्बन रहता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से ये जुड़ा रहता है, तब इसको हम एल्लिक हैलाइड कहते हैं। हालांकि इसमें बेंजीन भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें बेंजीन से रिलेटेड भी कार्बन हो सकता है और उसको भी हम एल्लिक कहते हैं। तो इसमें बेंजीन भी आता है, ठीक है, बेंजीन भी आता है और इसमें मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का भी हिस्सा इसमें आ जाता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी हिस्सा आ जाता है। इसमें दोनों टाइप का हो जाता है। जैसे इसका अगर दूसरा एग्जांपल ले, ठीक है, ये इसमें एग्जांपल नहीं होगा, इसका दूसरा एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप का भी हो जाता है। हम यहाँ से जोड़ देते हैं ताकि यहाँ से जगह बचेगा नहीं। ये इस टाइप का भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसको पहचाने के लिए दे दिया जाए कि ये कौन सा वर्गीकरण है इसका, तो हम सबसे पहले देखेंगे कथी कि हैलोजन परमाणु कहाँ पे जुड़ा है। तो हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन को देखेंगे कि ये इसका संकरण क्या है। तो ये संकरण निकालेंगे तो sp3 आएगा। तो sp3 जब भी आएगा तो हम इसी तीनों में से ये कोई भी होगा, हम इधर जाएंगे ही नहीं। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये तीनों में से ही कोई होगा। तो sp3 के आधार पर ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। और 3 टाइप में हम देखते हैं कि हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये इसके बगल वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ये एल्लिक हैलाइड हो जाएगा सीधे सीधे। इसमें बेंजीन होते हुए भी बेंजाइलिक नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बेंजाइलिक में भी सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड ही होता है। जो बाहर में जो एलिफैटिक का जो श्रृंखला बनता है उसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से रहता है तो हम इसको एल्लिक हैलाइड में गिनते हैं। तो इसमें बेंजीन वाला भी आता है और एलिफैटिक भी आता है। तो इसका एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जब हैलोजन परमाणु, जब किसी कार्बन श्रृंखला में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तथा उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, एल्लिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके तीसरे वर्गीकरण की तरफ। तो बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो और उसमें एक बेंजीन हो, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड का जो एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं तो ये हो जाता है। सबसे पहला तो बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, या ये भी हो जाएगा,
मतलब इसमें कहीं ना कहीं बेंजीन रहना चाहिए और हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें डबल बॉन्ड ना हो कहीं पे। इसमें डबल बॉन्ड अगर आएगा तो ये एलिलिक वाले में जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसका एग्जांपल इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें SP। अब इस पे SP3 के हाइब्रिडेशन के आधार पर सभी चीज़ें हो गया। हालांकि इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। हालांकि अभी भी एग्जांपल आप जाके इस एग्जांपल के आधार पे किताब का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से उसका हम वीडियो बना देंगे। हालांकि फिर से हम लाइव जब आएंगे यूट्यूब पे आएंगे, आते हैं हम 7 बजे शाम को संडे के दिन, और सैटरडे के दिन फेसबुक पे आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हल कर देंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। वहाँ पे किताब का ही क्वेश्चन हम ज़्यादातर प्रॉब्लम हल कराने वाले हैं, जो कि हमारे क्लास का है, जो स्टूडेंट सब है उसका कहना है कि क्लास मतलब ये क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस वहाँ पे कराना है। तो ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस हम सबको करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं SP2 हाइब्रिडेशन के आधार पर। अब इसके वर्गीकरण को समझ लेते हैं, हैलो एल्केन्स के वर्गीकरण को, ठीक है। तो SP2 के आधार पर ये 2 टाइप का हो जाता है, विनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड, ठीक है। विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड, ये 2 टाइप का हो जाता है। विनाइल हैलाइड का अगर बात करते हैं तो ये इसका डिफिनीशन बनता है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन SP2 संकरित हो, ठीक है ना। मतलब इसका साफ साफ डिफिनीशन बनता है कि जब किसी, चाहे वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, मतलब वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड, ठीक है। विनाइल हैलाइड में हमारा ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है इसका हम बॉन्डिंग बना देते हैं, ठीक है। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है, इसका अगर संकरण निकालने जाएंगे तो संकरण देखिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, 3 गो सिग्मा बॉन्ड बनाया और इसके पास लोन पेयर तो है नहीं, तो यहाँ पे संकरित कक्षा कितना होगा, 3 होगा। और 3 के लिए क्या आ जाएगा, S का 1 और P का 2, मतलब SP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। मतलब SP2 हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा। तो इसमें डिफिनीशन भी बनता है इसी टाइप का कि जब, चाहे वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, SP2 संकरित कार्बन से अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम विनाइल हैलाइड कहेंगे। और इसमें बेंजीन बिल्कुल नहीं होता है, इसमें बेंजीन का लगना, अगर इसमें बेंजीन अगर कहीं पे आ गया तो वो फिनाइल हैलाइड सीधे सीधे हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें बेंजीन आ गया तो फिनाइल हैलाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें हमेशा ही एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आता है और उसमें हैलोजन परमाणु मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है। ऐसा सिंपल समझ लीजिए, वो पहचानने का तरीका है। हालांकि उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन का अगर संकरण निकालने जाएंगे तो वो SP2 संकरण उसका आता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफिनीशन बनाया जाता है कि वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। इस टाइप का बहुत एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ये इस टाइप का हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिनाइल हैलाइड के बारे में। तो फिनाइल हैलाइड का मतलब होता है कि वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु SP2 संकरित का मतलब SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो और इसमें एक बेंजीन कम से कम हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, फिनाइल हैलाइड। मतलब वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तथा उसमें एक एरिल कंपाउंड होता है, एक बेंजीन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल हैलाइड। उसे फिनाइल हैलाइड कहते हैं। तो इसमें इस टाइप का, जैसे इसमें हम बेंजीन से ही डायरेक्ट किसी को जोड़ सकते हैं,
इसमें बेंजीन से हम किसी को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे अगर कार्बन जो बैठा है, अगर इसका संकरण निकालने चलेंगे तो इधर एगो ऊपर की ओर बॉन्ड बना रहा है, एगो दूगो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो अगर इसका संकरण निकालेंगे तो एगो सिग्मा बॉन्ड, दूगो तीन गो सिग्मा बॉन्ड हुआ, तीन गो सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जो कार्बन बैठा है कोना पे, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो तीन गो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हो गया, अब तीन गो संकरित कक्षक बनाया तो तीन गो के लिए क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है। तो हमारा तो यही चाहिए ना फिनाइल हैलाइड में कि वैसे मतलब वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, sp2 संकरित, ये हो जाएगा हमारा फिनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल। सबसे बड़ा फिनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल यही है। ठीक है, फिनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी फिनाइल हैलाइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी होगा, मतलब उसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहेगा और उसमें एक बेंजीन कम से कम, एगो बेंजीन कम से कम तो होगा ही होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले वर्गीकरण के तरफ। तो हो जाता है sp हाइब्रिडेशन के आधार पर जो हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन का जो वर्गीकरण होता है, ये एक ही टाइप का होता है, जिसको कहते हैं प्रोपार्जिलिक, और इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 9 के बराबर पूछा जाता है। तो ये प्रोपार्जिलिक हैलाइड जो है, ये प्रोपार्जिलिक, इसको हैलो एल्केन भी कहते हैं। तो ये वैसे हैलाइड होते हैं, ये वैसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है, मतलब वैसा हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपार्जिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल सेट करते हैं तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा, CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, Cl, ये यहाँ पे इस टाइप का एग्जाम्पल इसमें आएगा। ठीक है, या हम यहाँ पे बेंजीन वाला भी कोई भी ले सकते हैं, इसमें बेंजीन भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस टाइप का भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा। इसमें हम इस टाइप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बस इसमें क्या होना चाहिए कि हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये sp संकरित होना चाहिए। इसमें बेंजीन हो या मतलब कुछ भी हो, ये प्रोपार्जिलिक ही होगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। हम इसका डिफिनीसन यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसका डिफिनीसन आप जैसे ही हम बोलते हैं तो उसको आप लिख लीजिए बोलते वक्त। ठीक है, और हमेशा नोट करते चलिए, इस चीज़ को लिखते चलिए और उसका अलग टाइप का नोट्स बनाते चलिए अगर आप नहीं लिखे हैं तो। ठीक है, या आपके क्लास में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो यहाँ पर भी आप आके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा सा हौसला बने। और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक्स।